साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, कल की क्लास में हमने राजस्थान एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भाषा के विषय में जाना, जिसमें हमने हिंदी के विषय में जाना कि हिंदी भाषा का उद्भव, विकास क्रम, उसका विभाजन और इसको विशेष जो दर्जा है वह राजभाषा का कब दिया गया, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका अनुमोदन किया गया है और साथियों इसके लिए राजभाषा आयोग के लिए इसका गठन कब पारित किया गया। तो साथियों, कल के विषय में जो हम पढ़ रहे थे उसको साथ में जोड़ते हुए हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति ने राजभाषा जो अधिनियम है या राजभाषा आयोग का गठन है साथियों, वह कब किया था। तो देखिए साथियों, राजभाषा जो आयोग का गठन है वह 1955 में बाल गंगाधर खरे की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मूल संविधान में भाषाएं थी। कल के विषय में हमने इन बातों को जाना था कि मूल संविधान में भाषाएं कितनी थी। तो साथियों याद रखना, मूल भाषाएं 14 थी। उसके बाद में कितनी जोड़ी गई, तो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई। अभी अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो साथियों 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और अगर बात करें कि कितनी जो संविधान के अंतर्गत कितनी बोलियों को मान्यता दी गई है, तो 18 बोलियां हैं साथियों, 18 बोलियां हैं साथियों। कल हमने कुछ त्रुटि रह गई थी, उस त्रुटि का एक बार अपन निवारण करते हैं। कल हमने कुछ चीजें थी वह त्रुटिवश रह गई। सबसे पहली बात यह है साथियों कि भगवान महावीर जो है वह साथियों ध्यान दें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए हैं साथियों। अगर हम बात करें कि जैन धर्म के जो कह सकते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने गए हैं। उसके बाद में हम बात करें साथियों, तो ध्यान दें कि जैन धर्म के आदि गुरु कौन है या आदि संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव जी हैं साथियों। उसके बाद में हमने ये भी जाना कि कल जो है आदिकाल की प्रमुख भाषा, तो साथियों आदिकाल की जो प्रमुख भाषा है वह साथियों कौन सी है, डिंगल भाषा है। आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है साथियों, डिंगल है। ठीक है साथियों, कल हमने ये त्रुटि हो चुकी थी कि आदिकाल की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो आदिकाल की प्रमुख भाषा जो है साथियों वह कौन सी है, डिंगल है, जिसे आलह छंद में इसकी रचना की गई है और इसमें जो वीर रस था वह मुख्य रस माना गया है साथियों। आज की क्लास में हम जानेंगे, आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें किस प्रकार से साथियों देखिए विस्तृत, ध्यान दीजिए साथियों, अगर भाषा की बात करें तो भाषा विस्तृत या बड़े क्षेत्र पर जो रहती है वो भाषा के स्वरूप में रहती है, जैसे कि हिंदी है साथियों। उसी के बाद में बात करें, उसके अलावा अगर लघु क्षेत्र पर या छोटे क्षेत्र पर भाषा न रहकर साथियों क्या रहती है, बोली रहती है। जैसा कि राजस्थान में छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उन पर जो भाषा रहती है वो किस रूप में रहती है साथियों, बोली के रूप में रहती है। उसके बाद में हम बात करें साथियों कि सीमांत क्षेत्र पर भाषा का स्वरूप रहता है, वह उपभाषा के रूप में रहती है साथियों। किस भाषा के रूप में रहती है, उपभाषा के रूप में रहती है, अर्थात जो एक सीमा के अंतर्गत ही बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे उपभाषा कहते हैं।
उसके बाद में हम बात करें हिंदी शब्द की उत्पत्ति। साथियों, हमने कल ये जाना था कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो सौर शनिवार दिमाग से। लेकिन हम बात करें हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो साथियों इसके विषय में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है साथियों वह फारसी भाषा से हुई है। किस भाषा से? फारसी भाषा से, या यूनानी भाषा से, या क्या कह सकते हैं साथियों, ईरानी भाषा से मानी गई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति है वह फारसी भाषा, यूनानी या ईरानी भाषा से मानी गई है। साथियों, फारसी, यूनानी यानी यूनानी और ईरानियों की जो भाषा थी साथियों, फारसी भाषा थी। और हम बात करें इसके पीछे की कहानी के बारे में बात करें, तो उससे पहले हम ये जाने कि हिंदी शब्द जो है वह किस नदी से संबंधित है। तो साथियों, हिंदी शब्द किस नदी से संबंधित है, तो साथियों ध्यान रखना, हिंदी शब्द सिंधु नदी से संबंधित है। साथियों, इसके पीछे की कहानी है वो हम जानते हैं। साथियों, अपने आप को पता होगा कि सिंधु नदी जो है पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, और ये बहती हुई पाकिस्तान की तरफ जाती है, जहां सिंध प्रांत के रूप में इस नदी को प्रधानता दी गई है कि जहां पर ये सिंधु नदी जाती है उसको सिंध प्रांत के नाम से पाकिस्तान में ये जगह मशहूर है। तो साथियों, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे आक्रमणकारी भी आए जो धन लूटने के निमित्त थे, अपना राज्य बढ़ाने के लिए आए, कुछ औपनिवेशिक रूप से आधिपत्य करने के लिए आए, लेकिन कुछ ऐसे भी विदेशी लोग थे जो भारत में केवल और केवल व्यापार के निमित्त आए थे साथियों। और इसमें यूनानी लोग जो थे मूल रूप से माने गए हैं, क्योंकि यूनानी जो लोग थे वे सिंधु भाषा को भली भांति, सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों के साथ भली भांति उनसे अपने बातचीत को रख सकते थे। यानी इनकी भाषा और यूनानी यानी फारसी भाषा जो है वह इक्वल मानी जाती है। तो कह सकते हैं साथियों, ये यूनानी जो लोग हैं व्यापार के निमित्त यहाँ सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों के साथ व्यापार करने के लिए आए। लेकिन यहाँ यूनानी लोग या फारसी लोग जो थे उनकी एक समस्या थी साथियों, वह ये थी कि वह सै को है बोलते थे। सै को क्या बोलते थे साथियों? है बोलते थे। इसलिए इसको सिंधु नदी न कह करके हिंदू नदी कहने लगे। इसको सिंधु नदी न कह करके क्या कहने लगे साथियों? हिंदू नदी कहने लगे। और हिंदू नदी के किनारे रहने वाले लोगों को ये हिंदवासी कहने लगे। अतः इन हिंदवासियों की जो भाषा है उसका जो नाम है यूनानी लोगों ने, फारसी लोगों ने या ईरानी लोगों ने क्या नाम दिया? हिंदी नाम दिया। अर्थात उन्होंने ये माना कि जो सिंधु की नदी के किनारे जो लोग रहते हैं वे हिंदू हैं और हिंदवासी हैं, और उनकी जो भाषा है वह हिंदी है। तो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो फारसी, यूनानी या ईरानी भाषा से हुई है। और अगर हम बात करें हिंदी शब्द किस नदी से संबंधित है, तो साथियों सिंधु नदी से संबंधित है। उसके बाद में हम बात करें हिंदी की विशेषता क्या है साथियों। देखिए, हिंदी की सबसे बड़ी विशेषताएं जो है वह क्या है? हिंदी भाषा की जो विशेषता है साथियों, वह सबसे बड़ी बात जो है वो ध्यान दें कि इसकी क्या विशेषता है। तो इसकी जो विशेषता है साथियों, जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। यह बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। इसके अलावा ये हिंदी को सबसे सरल भाषा माना गया है और हिंदी को एक वैज्ञानिक भाषा भी माना गया है। उसके बाद में हम बात करें तो साथियों हिंदी भाषी शब्द, देखिए साथियों हिंदी भाषी शब्द क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिए, हिंदी भाषी शब्द जो है वह तद्भव कहलाते हैं। हिंदी भाषी शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव। साथियों तद्भव का मतलब होता है तत् प्लस भव। तत् का मतलब वह यानी संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा,
और संस्कृत भाषा से भव का मतलब होता है होना, यानी संस्कृत भाषा से अपभ्रंश होकर हिंदी भाषा में प्रचलित होने वाले शब्द क्या कहलाए साथियों? तद्भव कहलाए। अर्थात हम कह सकते हैं हिंदी भाषी शब्द कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। उसके बाद अपन बात करें कि हिंदी शब्दों का जो क्रम है वो कैसे रहता है, तो उससे पहले हम बात करें तो व्याकरण की बात करें साथियों, तो व्याकरण क्या करता है? भाषा को शुद्ध बनाने का कार्य व्याकरण करता है। ये बहुत अच्छी बात है साथियों, क्योंकि आप जो भी भाषा जानते हैं वह भाषा हमने पारिवारिक रूप में, मातृभाषा के रूप में जानी है, सीखी है, जो हम बोलचाल के रूप में रखते हैं। लेकिन वह भाषा शुद्ध है, अशुद्ध है, उसमें त्रुटि है, चाहे भले वो संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में या पुनरावृत्ति के रूप में दोष है, वो हम नहीं जानते। ये सभी बातें हम किसके द्वारा जान पाएंगे साथियों? व्याकरण के माध्यम से ही हम भाषा के स्वरूप को जान पाएंगे कि शुद्ध है या अशुद्ध है। तो हम बात करें साथियों, क्योंकि कोई भी भाषा है उसका व्याकरण अवश्य होता है साथियों। तो सबसे पहली बात, व्याकरण बना किससे है? व्याकरण शब्द जो बना है साथियों, वी प्लस आ प्लस कर प्लस अन प्रत्यय से युक्त होकर व्याकरण शब्द बना है साथियों। अगर ये पूछा जाए कि व्याकरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं, तो व्याकरण शब्द में 2 उपसर्ग हैं साथियों, एक वी है, एक आ है, और प्रत्यय पूछा जाए तो अन प्रत्यय और कर इसमें मूल शब्द है साथियों। उसके बाद में हम बात करें व्याकरण का अर्थ क्या है। व्याकरण का अर्थ है सम्यकता से समझना। सम्यकता का सामान्य अर्थ होता है भली भांति या अच्छी प्रकार से समझना। जब आप अच्छी प्रकार से किसी शब्द के अर्थ को जान लेते हैं साथियों, तो उससे संबंधित अनेकों शब्दों के अर्थों को भी भली भांति बता सकते हैं। और इसीलिए ही व्याकरण का प्रयोग भाषा के रूप में, भाषा को शुद्ध बनाने के रूप में किया जाता है। व्याकरण की परिभाषा क्या है? व्याकरण की परिभाषा देखिए साथियों, बड़ी ही सुगम है। देखिए, भाषा को सरल, सुगम व सुबोध बनाने की जो व्यवस्था होती है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। यानी भाषा को, व्याकरण क्या करेगा? भाषा को सरल बनाएगा। सरल का मतलब यही होता है साथियों, जो सामने लिखा है हूबहू वैसा पढ़ना, ये सरल रूप होता है साथियों। सुगम का मतलब होता है अच्छी प्रकार से जानना। जब सामने लिखे हुए शब्द को आप उसका अर्थ जान लेते हैं तो उसे कह सकते हैं अच्छी प्रकार से जानना। और सुबोध का मतलब है आप को जो सामने लिखे हुए शब्दों को आप उन शब्दों के बारे में ये बता सकें कि कौन सा शब्द विकारी अविकारी है, कौन सा संज्ञा, कौन सा सर्वनाम, कौन सा कारकों के रूप में है। ऐसा आप जब बता पाए तो ये भाषा को शुद्ध बनाने की एक व्यवस्था है, जिसको हम किस रूप में जानते हैं? व्याकरण के रूप में जानते हैं साथियों। इसके बाद में हम बात करें व्याकरण के अंग, तो साथियों व्याकरण के जो अंग होते हैं वे 4 अंग होते हैं। व्याकरण के कितने अंग होते हैं साथियों? 4 होते हैं। सबसे पहला अंग जो होता है वर्ण होता है। आप सभी को पता है साथियों, जो भाषा है और उस भाषा का जो व्याकरण होता है, वह व्याकरण हमेशा वर्णमाला से यानी वर्ण से स्टार्ट होता है। चाहे भले वह हिंदी का लें, चाहे भले वह इंग्लिश का लें, चाहे भले उर्दू का, पंजाबी का, किसी का भी आप ग्रामर उठाएं तो वहां सबसे पहले जो रहता है वर्ण का विषय रहता है। उसके बाद में हम बात करें दूसरा, जो वर्ण के बाद में दूसरा जो क्रम रहता है साथियों, वह शब्द का रहता है। क्योंकि वर्णों का सार्थक समूह जो है वह साथियों शब्द कहलाता है। क्योंकि वर्ण अगर सार्थक रूप में है तो ही शब्द है साथियों। जैसे आप बात करें तो कमल शब्द है, कमल शब्द से केवल 2 ही शब्द बनते हैं, तीसरा शब्द नहीं बनता। अतः हम कह सकते हैं उसमें वर्णों का सार्थक रूप है साथियों। उसके बाद में हम बात करें तीसरा जो व्याकरण का अंग है वह पद है साथियों। क्योंकि आपको पता है जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो फिर वह शब्द न रह करके
पद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कमल सामान्य शब्द है और ये आ जाए कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, तो फिर वह कमल शब्द न हो करके पद कहलाता है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, आप सीधा इसको जान सकते हैं कि वाक्य में निहित शब्द पद कहलाते हैं। उसके बाद में हम बात करें वाक्य, चौथा अंग वाक्य है। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं साथियों कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, वाक्य होती है, और सबसे छोटी इकाई क्या होती है साथियों, ध्वनि, और लिखित रूप में वर्ण होती है। तो अपन कह सकते हैं साथियों कि जो भी हम भाषा बोलते हैं वह एक वाक्य में बोलते हैं। आप किसी से भी बातचीत कर रहे हैं तो आप अपनी बातचीत को एक वाक्य में कंप्लीट करते हैं साथियों, और उस वाक्य का क्रम कैसा है, वाक्य विश्लेषण किस रूप में रहता है, वाक्य विचार कैसे रहता है, वाक्य का जो अर्थ है वह कैसा रहता है, वाक्य प्रयोग में कैसा रहता है, ऐसा हम वाक्य के संदर्भ में जानेंगे साथियों। आज के लिए इतना काफी है। और साथियों एक बात बताऊं मैं, यहां हम आगे की क्लास में वर्ण के विषय में जानेंगे कि वर्ण कितने होते हैं और वर्णों की कुल संख्या किसके आधार पर कितनी और किसके आधार पर, क्योंकि आपको पता है साथियों कहीं जगह वर्णों की संख्या 52 बताई गई है तो कहीं पर 44 बताई गई है। और 44 कैसे है, 52 कैसे है, इस विषय को हम जानेंगे साथियों। और आपके कोई भी या किसी भी प्रकार की आपको लगे यहां त्रुटि है या फिर कुछ भी सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दे सकते हैं साथियों, ताकि हम भी ये जाने कि हमारी जो बातें हैं वह हमारे विद्यार्थी तक, हमारे स्टूडेंट तक और हमारे सुनने वाले तक, या हमारे जो जितने भी राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहे हैं सभी बंधुओं तक कैसे पहुंच पाती है। धन्यवाद। आप अपना जो सुझाव है वह कमेंट के द्वारा जरूर प्रकट करें साथियों। धन्यवाद। मित्री